क्या हुआ जब 2013 के कुंभ मेले में खोई हुई लड़की 2025 में प्रयागराज में मिली? क्या है इस घटना के पीछे की सच्चाई? एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। पिछले बार के कुंभ में जब 2013 का कुंभ लगा था प्रयागराज में, एक 11 साल की बेटी अपने माता पिता से हमेशा के लिए बिछड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, ये चमत्कार ही था कि 12 साल बाद जो इस बार का कुंभ था, उस कुंभ में फिर से अपने माता पिता को उसी जगह पर मिल गई जिस जगह से खोई थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। पूरे 12 सालों के बाद आखिरकार वो बेटी अपने माता पिता से मिल तो जाती है, लेकिन इन 12 सालों के अंदर उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ। वो ऐसे लोगों के हाथ लग जाती है कि दोस्तों, जिसे सुनने के बाद उसके माता पिता का कलेजा फट जाता है। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको सुनने के बाद अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। लेकिन वो 12 साल तक कहां थी? क्या कर रही थी? क्या क्या हुआ उसके साथ? दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस घटना की शुरुआत होती है गुजरात के एक परिवार से, जो कि बहुत गरीब परिवार होता है। माता पिता और 2 बच्चे ट्रेन पकड़कर 2013 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो कुंभ लगा था उसमें स्नान करने के लिए आते हैं। अब वे शाम को पहुंचते हैं तो मेले के बाहर जो तंबू वगैरह लगे थे, जो कैंप लगे थे, वहीं पर उन्हें थोड़ी सी जगह मिल जाती है और वे लोग वहीं पर अपनी रात गुजारते हैं। सुबह यह हुआ कि जैसे ही सुबह होगी, हम लोग जाएंगे गंगा जी के जो संगम है, गंगा, जमुना, सरस्वती का, वहां पर हम लोग स्नान करेंगे और उसके बाद कुछ टहलेंगे और फिर शाम को जो है ट्रेन पकड़कर वापस गुजरात चले जाएंगे। अब दोस्तों, यही उनका प्लान था। जो युवक था उसका नाम गंगाराम होता है और जो 2 बच्चे थे, एक 11 साल की बेटी जिसका नाम सुनीता होता है और 13 साल का एक बेटा जिसका नाम विवेक होता है। इसके अलावा जो पत्नी थी उनका नाम शारदा होता है। तो ये लोग दोस्तों वहां पर रुकते हैं। सुबह सुबह जैसे ही उठते हैं उनकी आंख खुलती है। वे चले जाते हैं स्नान करने के लिए। वहां पर जाते हैं, स्नान वगैरह भी करते हैं और स्नान करने के बाद वे लोग चाय नाश्ता करते हैं। उसके बाद जो है उनके जो पिताजी थे, जो गंगाराम थे, वे कहते हैं चलो थोड़ा घूमते लिया जाए, थोड़ा मेले में और कुछ देख लिया जाए। लेकिन जो सुनीता थी, जिसकी उम्र 11 साल की थी, वो दोस्तों थक चुकी थी। वो कहती है कि नहीं, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, सुबह ही आप लोगों ने जगा दिया। क्योंकि दोस्तों घर पर रहती थी तो जाहिर सी बात है 7 से 8 बजे तक सोती ही होगी, तो इसलिए वो कहती है कि नहीं, मुझे फिर उसी जगह पर जाना है जहां पर मैं जाकर आराम कर सकूं। लेकिन जो बेटा था 13 साल का, जो विवेक था, वो दोस्तों कहता है कि नहीं, मुझे घूमना है। वो घूमने की जिद पर अड़ा हुआ था। जो सुनीता थी वो अपने माता पिता से, गंगाराम से कहती है कि मुझे आराम करना है। इस तरह से दोस्तों उस भाई बहन में लड़ाई होती रही, झगड़ा होता रहा। लेकिन माँ बाप भी चाहते थे कि 12 सालों के बाद कुंभ आता है, फिर पता नहीं आने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतना खर्चा करके आए हैं तो कम से कम घूम लेना चाहिए। तो वे लोग जो है सुनीता की बातों को नजरअंदाज करते हुए, उसे संभालते हुए कहते हैं कि अभी चलेंगे चलेंगे। इस तरह से वे घूमने लगते हैं। लेकिन जो सुनीता थी वो हट करने लगती है। वो चलते चलते रुक जाती और फिर कहती, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं घूमना। जब उसके माता पिता कुछ दूर आगे निकल जाते तो फिर वो दौड़कर उनके पास पहुंच जाती। ऐसे ऐसे करते हुए करीब 1 घंटा बीत गया। ऐसे ही हजारों लोगों की भीड़ में वे चारों लोग भी घूम रहे थे। लेकिन दोस्तों अब उनको नहीं पता था कि उनके पीछे 2 ऐसे लोग लगे हैं जो कि बच्चों को चुराने का काम करते थे।
ऐसी ऐसी लड़कियों को उठाने का काम करते थे। उन लोगों को पता ही नहीं था। अब गंगाराम तो ऐसे घूम रहे थे, लेकिन 5 मिनट के बाद उन्होंने महसूस किया कि शायद सुनीता कहीं रुक गई है और अब की बार वो वापस नहीं आई। काफी देर हो गई। फिर वे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो सुनीता का कहीं अतापता नहीं था। वे लोग जो है अब उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। सुनीता, सुनीता कहने लगते हैं, लेकिन दोस्तों वो वहां से गायब हो चुकी थी। वे लोग सोचते हैं कि शायद तंबू में चली गई हो, लेकिन अकेले वहां भी नहीं जा सकती थी क्योंकि तंबू का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था। फिर वे लोग दौड़कर जाते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, तंबू में जाकर देखते हैं। उस जगह पर तो सुनीता वहां पर भी नहीं थी। उसके बाद वे खोया पाया केंद्र जो होता है वहां पर जाते हैं और शिकायत करते हैं कि मेरी बेटी, नाम सुनीता, उम्र 11 साल की, गोरी है, सुंदर है, लेकिन वो गायब हो गई है। अब वे लोग मेले में अनाउंसमेंट करते हैं, माइक में बोलते हैं कि ऐसा कोई बच्चा मिले, ऐसी कोई लड़की मिले तो कृपया किसी भी कैंप में पहुंचा दे। और कैंप का जो नंबर था वहां पर पहुंचाने के बाद कैंप का नंबर बता दे। लेकिन दोस्तों हर तरफ ढूंढने वाले थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन दोस्तों अब कई लोग जो खोए थे वे मिल जा रहे थे। लेकिन सुनीता एक ऐसी थी जो कि शाम हो गई और नहीं मिली। जब अगले दिन भी सुबह तक नहीं मिली तो माता पिता, जो कि उसी शाम को ट्रेन पकड़कर गुजरात जाना था, वे फिलहाल नहीं जाते। अगले दिन वे पुलिस स्टेशन पर जाते हैं और बाकायदा उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब दोस्तों पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती है, लेकिन दोस्तों पुलिस ढूंढ रही थी लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। माता पिता परेशान थे, मां का रो रो कर बुरा हाल था। 3-4 दिन बीत जाते हैं, कोई पता नहीं चलता। 1 हफ्ता बीत जाता है, सुनीता का कोई पता नहीं कि वो आखिर गई तो गई कहां। दोस्तों 3-4 साल बीत गए। कई बार गंगाराम गुजरात से इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश आते हैं और अपनी बेटी का पता लगाते हैं। पुलिस थाने पर जाते हैं, लेकिन कोई खबर नहीं मिलती। अब वो एकदम थकहार चुके थे और समझ चुके थे कि अब उनकी बेटी उन्हें कभी नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर जाकर वो जो मेहनत मजदूरी करते थे अपना वही काम करने लगते हैं और संतोष मान लेते हैं। इधर जो बेटा विवेक था वो बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे 12 साल का वक्त बीत गया। 2025 आ गया। उस कुंभ से लेकर इस महाकुंभ का समय आ जाता है। अब दोस्तों महाकुंभ का समय आ गया। सुनीता की मां अपनी बेटी को याद करके रो रही थी। वो अपने पति से कहती है, मुझे सुनीता की बहुत याद आ रही है। एक बार चलो गंगा मैया से चलकर पूछूंगी कि आखिर हमने क्या पाप किया था। हम लोग यहाँ कौन सा पाप करने आए थे कि उन्होंने मेरी बेटी को हमसे छीन लिया। चलकर उन्हीं से मांगूंगी, उन्हीं से शिकायत करूंगी। लेकिन जब गंगाराम ये बात सुनते हैं तो वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं, मैं कसम खा चुका हूं कि अब कभी कुंभ नहीं जाऊंगा। कुंभ जाने की वजह से ही हमने अपनी बेटी को खो दिया। लेकिन शारदा अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वो कहती है, नहीं, मुझे अपनी बेटी की याद ताजा करनी है। भले ही मैं जाऊंगी और उसी जगह पर जाऊंगी, कम से कम रोऊंगी, बिलखूंगी, उसके लिए तड़पूंगी। मेरा मन कर रहा है, मैं जाऊंगी। अगर आप नहीं जाओगे तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। और अगर मैं अकेली चली गई तो जैसे बेटी को खो दिया वैसे मुझे भी खो दोगे। अब गंगाराम सोच में पड़ जाते हैं। वो समझते हैं कि सही बात कह रही है। अगर ये अकेली जाएगी तो पता नहीं कहां चली जाएगी। इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि चलो ठीक है, एक बार फिर चलते हैं कुंभ में, कम से कम नहाकर ही चले आएंगे। अब जो विवेक था वो अब करीब 25 साल का हो चुका था। वो पिछले कई सालों से कभी अहमदाबाद तो कभी मुंबई ऐसे इधर उधर काम करता था। इस समय वो मुंबई में था। उसने अपने माता पिता से कहा, ठीक है, मैं पैसा भेज देता हूं, जाओ आप लोग वहां पर घूम आओ। अब दोस्तों
वो लोग ठीक पिछली बार की तरह इस बार भी ट्रेन पकड़ते हैं और इलाहाबाद, प्रयागराज आते हैं। वहां पर जो तंबू वगैरह लगे थे वहीं पर आकर शरण लेते हैं। फिर उनका प्लान था कि कल सुबह स्नान करेंगे, लेकिन इस बार उनके मन में कोई हौसला नहीं था, कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि हर कदम पर सुनीता की यादें उन्हें कचोट रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें खींचकर कहीं ले जा रहा हो, या फिर ऐसा लग रहा था जैसे सुनीता गंगा में डूब रही हो। तरह तरह की आशंकाएं उनके मन में उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि उन्हें असल में पता नहीं था कि उनकी बेटी के साथ हुआ क्या था। इसलिए जो सुनीता की मां शारदा थी वो बात बात पर रोने लगती, और जो उनके पति गंगाराम थे वो भी रोने लगते, लेकिन खुद को संभालते हुए कहते, मत रो, क्यों रो रही हो। अब दोस्तों, अगले दिन 14 जनवरी की बात है। वो लोग नहाने के लिए गंगा जी में गए। डुबकी लगाकर जैसे ही आ रहे थे, लाखों लोगों की भीड़ थी, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि सामने ही उनकी बेटी उन्हें मिल जाती है। सुनीता अपनी मां को पहचान जाती है और उनके गले से लिपटकर रोने लगती है। वो कहती है, मुझे पता था कि आप लोग आएंगे। अब जैसे ही उसकी मां और गंगाराम उसे देखते हैं, वो भी रोने लगते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि दोस्तों, सुनीता उनके गले से लिपटकर रो रही थी। इसके बाद वे पूछते हैं, बेटी कहां खो गई थी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ। लेकिन तभी एक लड़का आता है। वो सबको नमस्ते करता है। फिर शारदा सुनीता से पूछती है, ये कौन है। सुनीता कहती है, यही मेरा सब कुछ है, इसी के सहारे तो मैं जिंदा हूं। अब दोस्तों, जब वे अपनी बेटी के मिलने की खुशी में विवेक को फोन करने की सोचते हैं, तभी सुनीता उन्हें मना कर देती है। वो कहती है, नहीं मम्मी, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आप लोगों के लायक भी नहीं हूं। इसके बाद वो कहती है, चलो कहीं बैठते हैं। फिर सभी लोग एकांत में जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद सुनीता अपनी पूरी कहानी बताती है। जो कहानी वो बताती है, उसे सुनने के बाद उसके माता पिता का कलेजा फट जाता है। दोस्तों, उस दिन जब वो उनके पीछे पीछे भाग रही थी, बात बात में रुक जा रही थी, तभी दोस्तों 2 लोग उसका पीछा कर रहे थे। जब वो देख रहे थे कि बेटी इनकी, जो ये लड़की है, ऐसे ऐसे जद पर अड़ी हुई है, तो वो लोग उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि चलो, तुम्हें आराम करना है। जहां तुम्हारा वगैरह रखा हुआ है, वही बगल में हमारा भी रखा हुआ है। हम लोग जा रहे हैं, चलो तुम वहीं पर सो जाना। अब दोस्तों, जो सुनीता थी, उनके बातों पर यकीन कर लेती है और उसके बाद वो उनके साथ चल देती है। लेकिन दोस्तों, उसे नहीं पता कि वो लोग कौन है और उसके साथ क्या करने वाले हैं। वो कोई चीज उसे सूंघा देते हैं, जिससे वो अपनी सुध बुध खो देती है। उसके बाद वो उसे उस जगह पर ना ले जाकर मेले से बाहर लेकर जाते हैं, और वहां पर पहले से एक कार उनका इंतजार कर रही थी। वो उसको लेकर उसमें बैठ जाते हैं और उसका अपहरण कर लेते हैं। उसके बाद वो वहां से बिहार लाई जाती है, बिहार से वो पश्चिम बंगाल लाई जाती है। दोस्तों, फिर उसके साथ जो होता है वो बहुत बुरा होता है। ये तीनों लोग उसके साथ जो भी गलत करते हैं, करते ही हैं। उसके बाद उसे कोठे पर बेच देते हैं, जहां पर वो 6 साल तक रहती है। यानी कि 2013 से 2019 तक कोलकाता में दोस्तों उसे वैश्यवृत्ति करना पड़ता। अब दोस्तों, उसके बाद जब 6 साल बीत जाते हैं, तो वो लोग उसे फिर दिल्ली भेज देते हैं, और दिल्ली में जाकर उसे यही काम करना पड़ता है। उसे कैद करके रखा जाता, व्यापारियों से संपर्क नहीं होने दिया जाता, और दोस्तों, उसके साथ जो जो कुछ हुआ वो बता भी नहीं सकते कि क्या क्या हुआ। अब दोस्तों, जब दिल्ली के कोठे पर सुनीता को 4 साल बीत गए, तो एक लड़का जिसका नाम संजय होता है, जो कि बिहार का था, वो दिल्ली के कनॉट प्लेस में पान की दुकान पर काम करता था और उसका कोठों पर आना जाना था। इसी दौरान उसकी मुलाकात सुनीता से होती है और बबीता से वो बबीता का रेगुलर कस्टमर बन जाता है। कई बार आने जाने के दौरान
दोनों में बातचीत हुई और जब वो बबीता की आप बीती सुनता है तो उसके दिल में बड़ी चोट लगती है। उसके बाद वो सुनीता को वहां से निकालने की सोचने लगता है क्योंकि बबीता से उसको प्यार हो चुका था। उसके बाद दोस्तों, जो उस कोठे का मैनेजर था या दलाल था, जिनके साथ कभी बबीता बाहर निकलती थी, जिनकी निगरानी में वो निकलती थी, कुछ भी उसे जरूरत होती थी, इलाज वगैरह जो भी, वो हमेशा एक बंदे के साथ ही जाती थी जो उसे साथ लेकर जाता था और फिर साथ लेकर आ जाता था। संजय जो है उससे मुलाकात करता है और उससे कहता है कि भाई कुछ पैसा ले ले, इस लड़की को मेरे हवाले कर दे। दोस्तों, वो बात करता है तो वो उससे 10 लाख मांगता है, लेकिन संजय कहता है मेरे पास 10 लाख नहीं है, मैं तुमको 5 लाख दे सकता हूं। कुल मिलाकर 5 लाख में बातचीत तय हुई। उसके बाद वो एक बार उसको निकालता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसे लेकर चला जाता है। उसके बाद दोस्तों, फिर वो पास के एक मंदिर में जाकर शादी कर लेता है। संजय और सुनीता की शादी 2023 में होती है और उसके बाद दोस्तों, वो लोग कुछ दिन दिल्ली में रहते हैं और फिर अपने बिहार गांव लेकर चला आता है। लेकिन इस बीच संजय ने कई बार उससे कहा कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं, तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें मिलवाता हूं। लेकिन दोस्तों, लोकलाज के डर से वो अपने घर नहीं जाती, अपने माँ बाप के पास नहीं जाती है, क्योंकि वो कहती थी कि मेरे माता पिता तो मुझे मरा हुआ मान ही चुके होंगे और वैसे भी जिंदगी ऐसी है कि इस हालत में कैसे उनके पास जाऊं। लेकिन संजय उसे लाख समझाता रहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने जो भी कुछ किया मजबूरी की वजह से किया, अपनी मर्जी से नहीं किया। लेकिन वो हमेशा यही मान रही थी कि वो अपने माँ बाप के सामने नहीं जा सकती। लेकिन दोस्तों, जब 2025 का कुंभ आता है तो जैसे उसकी माँ उसके लिए तड़प रही थी, वैसे सुनीता भी अपने माँ बाप के लिए तड़प रही थी। वो कहती है कि एक बार मैं उस मेले में जाऊंगी और क्या पता मेरे माता पिता भी वहां आए। दोस्तों, पता नहीं कैसे उन लोगों के दिमाग में, उनके मन में ये बात बैठ गई कि जो मां सोच रही थी वही सुनीता भी सोच रही थी। उसके बाद संजय जो था उसे लेकर आता है और दोस्तों, लाखों लोगों की भीड़ में, जो कि भूसे में सुई ढूंढने के बराबर था, वहां पर अचानक से एक दूसरे के सामने आ जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और फिर जैसे ही सुनीता अपनी मां को देखती है, रोने लगती है और फिर इन दोनों की मुलाकात होती है। जब उसकी कहानी सुनते हैं तो उसके माता पिता संजय के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं बेटा, उसे आशीर्वाद देते हैं, उसे दुआ देते हैं और कहते हैं तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई, हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। उसके बाद कुछ दिन बाद तुम अपने घर ले आना। दोस्तों, हाल फिलहाल अभी वो लोग प्रयागराज में ही हैं और विवेक जो मुंबई में था वो भी अपनी बहन की खबर सुनकर प्रयागराज आने वाला है। उसके बाद ये लोग जब वहां पर इकट्ठा होंगे फिर अपने घर जाएंगे। तो दोस्तों, ये रही कहानी। इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस जागरूक करना था और आपको बताना था कि वाकई में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।